Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडिया न्यूएंस्ड अप्रोच इन दी साउथ चाइना सी। देखिए, मार्च 2024 की ही हम बात कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, इंडिया के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट बताया है फिलीपींस को। जो भी नेशनल सॉवरेनिटी को लेकर बात हमें देखने मिल रही है, स्पेशली विद दी साउथ चाइना सी डिस्प्यूट बिटवीन मनीला एंड बीजिंग, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है एक जॉइंट स्टेटमेंट को जो कि 2023 में हमें देखने मिला था बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मनीला, जहां पर बात की जा रही थी कहीं ना कहीं जो चाइना का इंस्टेंस है, चाइना का जो रोल है, स्पेशली जब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी को लेकर, उसको रोकने की बात की जा रही थी। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मार्क कर रहे हैं एक डिपार्चर जो कि इंडिया की तरफ हमें देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर इंडिया इज बीइंग कॉशियस एंड न्यूट्रल स्टांस ऑन द साउथ चाइना सी, और जिसके बाद अब फाइनली हम देख रहे हैं कि इंडिया का अपना एक स्टेटमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनिशियली इंडिया का जो एंगेजमेंट था इस रीजन के साथ वो प्राइमरली इकोनॉमिक ड्रिवन था, और इंडिया कहीं ना कहीं अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण यहाँ पर काम भी कर रहा था। ये पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाना है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और कहीं ना कहीं एक सिक्योर एनर्जी रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो भविष्य में हमें और भी ऑप्शन तलाशने होंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्टेट ओन एंटरप्राइज जैसे ओएनजीसी की बात करें, ओएनजीसी विदेश, ये भी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है विद द वियतनाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहीं ना कहीं ये इंडिया के एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दर्शा रहा है कि वो किस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन के साथ काम कर रहा है इन दी इंटरनेशनल बॉन्ड मैनर, इंटरनेशनल लॉ, पर्टिकुलरली अगर हम यूएन क्लॉज की यहाँ पर बात करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक मार्जिनल सी है, जो कि पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है पैसिफिक ओशन का, लोकेट करता है साउथ ईस्ट एशिया में, और कहीं ना कहीं बॉर्डर किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, टेरिटरीज़ के द्वारा, जिसमें आपको चाइना देखने मिल रहा है। आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। वाई इंडिया इज इन बिजी विद द मनीला एंड फिलीपींस इन द टॉक, आपको ये भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज इसके चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे में इंडिया का जो ये न्यूएंस्ड अप्रोच है साउथ चाइना सी को लेकर, ये कहीं ना कहीं उसकी एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के बारे में दर्शा रहा है कि किस तरह इंडिया अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं साथ में कलेक्टिव एफर्ट भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट किया जा सके। साउथ चाइना सी की अगर हम वापस यहाँ पर बात करें तो लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये हमें देखने के लिए मिलता है। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आइलैंड्स, रीफ, शाओल्स, अटॉल्स जैसे अलग अलग हैबिटेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक वाइटल मैरीटाइम रूट क्रिएट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ थ्रू द स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चूंकि यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ, एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने मिल रहा है विद सीवियर कंट्रीज जैसे चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया एंड ब्रुनेई। मेन इशू यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं जो क्लेम्स है अलग अलग आइलैंड्स को लेकर, अलग अलग रीफ्स को लेकर, वाटर बॉडीज को लेकर जो साउथ चाइना सी में है, इन पर अलग अलग कंट्रीज अपनी यहाँ पर टेरिटरी क्लेम करती है। चाइना क्लेम करता है कि देखिए, एक 9 डैश लाइन इसने यहाँ पर बना दी हुई है, आपको एक रेड कलर से यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो पा रही होगी, दिस इज द 9 डैश लाइन। ठीक है, सो चाइना का यहाँ पर क्या बोलना है कि 9 डैश लाइन विच एक्सटेंड्स 100 ऑफ माइलस्टोन साउथ एंड ईस्ट फ्रॉम द हाइयान प्रोविंस, बात कर रहे हैं कि ये कभी ना कभी हमारी चाइना का पार्ट था, और ये क्लेम जो है ये यहाँ पर क्लियर करता है कि ये जितने भी एरियाज़ हैं ये हमारे अंतर्गत आते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम आता है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहे हैं कि दे आर कम्प्लीटली डिनाइंग कि नहीं भाई ये क्षेत्र चाइना के नहीं है, और ऐसे में वेरियस आइलैंड्स और जो जोन्स हैं इस क्षेत्र के अंदर, जैसे पार्सल आइलैंड, स्पार्टल्स अगर आप देख सकते हैं, स्पार्टल्स और पार्सल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों यहाँ पर इन क्लेम्स के द्वारा सफ़र कर रहे हैं। मोस्ट सीरियस क्लैश अगर हम बात करें तो ये चल रहा है वियतनाम और चाइना के बीच में, एज वेल एज फिलीपींस और चाइना के बीच में।
ये दोनों कंट्रीज़ कहीं न कहीं, एक तरफ आपको वियतनाम दिख रहा होगा और एक तरफ आपको फिलीपींस। इस इंसिडेंट की बात करें तो कहीं न कहीं सीज़र ऑफ पार्सल आइलैंड की बात करना होगा हमें, जो कि चाइना ने किया था वियतनाम से 1974 में, जिसकी वजह से लगभग 70 वियतनामी ट्रूप्स यहाँ पर मारे गए थे। 1988 में अगर हम बात करें तो स्पार्टल्स में इसी तरीके का एक और इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से 7 वियतनामी सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए। बाद में अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो रिसेंट टेंशन भी कुछ उसी तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर फिलीपींस और चाइना के बीच में यहाँ पर इशू है। चाइना इंट्रोड्यूस कर चुका है एक ड्रिलिंग रिग इनटू द डिस्प्यूट वाटर न्यू द पार्सल्स इन 2014, और फिलीपींस ने देखिए यहाँ पर आर्बिट्रेशन का इस पर आरोप लगाया। एनेक्सर 7 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज को यहाँ पर क्लेम किया गया, जहाँ पर बात की गई कि चाइना इज डूइंग बैड इन दिस एरिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों होता जा रहा है कम। देखिए एक कहीं ना कहीं फेलियर हमें देखने मिल रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। एक मेजर्ड यहाँ पर किया गया है बाय द प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करेंट प्राइस, ये देखने के लिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है। देखिए 2011-12 से अगर हम बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पर लार्ज इंडियन कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर्स का वो यहाँ पर बहुत कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट का जो मूव है टू रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्सेस इन 2019 फ्रॉम 30% टू 22%, अपने आप में एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिज़ायर रिजल्ट है प्राइवेट सेक्टर से जो उम्मीद किया जा रहा है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमें समझना ज़रूरी है जीएफसीएफ को और इसकी इम्पॉर्टेंट को भी। जीएफसीएफ की बात करें, इट इज़ द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि सिग्निफाई करता है ग्रोथ इन द साइज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विद इन एन इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं इनकम्पास कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन द एसेट लाइक बिल्डिंग एंड मशीनरी। प्राइवेट जीएफसीएफ की बात करें तो ये एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है, ये कहीं ना कहीं विलिंगनेस बताता है प्राइवेट सेक्टर की जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं इकोनॉमी में। ये मैट्रिक अपने आप में क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल के रूप में काम करते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं वर्कर्स को यहाँ पर मोर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी काम करते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस की बात करें तो ये टिपिकली यहाँ पर आपको हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पर कैपिटल देखने के लिए मिलता है कंपैरेटिव टू द डेवलपिंग नेशंस लाइक द इंडिया। इंडिया में अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट अपटिक हमें देखने मिल रहा है फॉलोइंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s, जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की कॉन्फिडेंस को ब्लॉस्टर भी कर रहे हैं। अगर हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के पहले के बारे में बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं लगभग 10% ऑफ जीडीपी हमें देखने मिल रहा था, वहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली बढ़ा सरपासिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन दी अर्ली 90s। हालांकि पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड की अगर हम बात करें 1991 के बाद तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर लीड लिया और कहीं ना कहीं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी हमें देखने के लिए मिला, और उसी के अनुसार अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिला। लगभग 27% तक का एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ चुका है। 2020-21 की बात करें तो ये अभी तक का सबसे लो विच इज़ द 19.6% ऑफ द जीडीपी इन्वेस्टमेंट ही देखने के लिए मिलेगा। बात करें कि कौन से फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिक्लाइन करने का काम कर रहे हैं, तो पहली बात लो प्राइवेट कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर इसका एक पार्ट हो सकता है। इंडिया में इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो दे हैव अट्रीब्यूटेड द स्टैग्नेशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक, क्योंकि लो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यूजुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्ग्यू किया जा रहा है कि एक रोबस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग हमें देखने मिल रही है, जो कि एसेंशियल है ताकि एक कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके बिजनेस में रिगार्डिंग फ्यूचर डिमांड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वहीं अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ट्रेंड और इनवर्स रिलेशन की, तो कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन हिस्टोरिकल डेटा इंडिया में ये बताता है कि एक इंक्रीज हुआ है प्राइवेट कंजम्पशन में एंड हैज़ नॉट नेसेसरली ट्रांसलेटेड इनटू द हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट एक डिक्लाइन हमें देखने मिला है इन कंजम्पशन स्पेंडिंग, और कई बार एक कोइंसिडेंस हमें देखने मिलेगा विद अ राइज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये इनवर्स रिलेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और बिलीव किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फंड्स यहाँ पर अलोकेट किया जा रहे हैं टुवर्ड्स दी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट, और ये कहीं ना कहीं लोअर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकती है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम ड्रॉन अपॉन फॉर आंगनवाड़ीज। देखिए, एक इंटरनल कमेटी यहाँ पर कंप्राइज की गई थी जिसने रिप्रेजेंट किया अलग अलग की मिनिस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर साथ में, और उन्होंने एक फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया और इसको टाइटल किया गया है नव चेतना। राइट, समझिए, ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है जिसे डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको अलाइन करते हुए यहाँ पर काम किया जा सके। ये करिकुलम कहीं ना कहीं एम कर रहा है कि उनको हमें बच्चों को ना केवल डेवलप करना ना है, ना केवल उन्हें पढ़ाई करवानी है, बल्कि अलग अलग डोमेन्स में भी उन्हें सक्षम बनाना है। स्टाफ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख आंगनवाड़ी को एक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जा सके, और एक क्रूशियल एजुकेटर्स के रूप में वो अपनी यहाँ पर जो नॉलेज है और बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। नवचेतन करिकुलम कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रहा है एक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच को, जहाँ पर इंटरेक्टिव मेथड्स ली जाएंगी, जैसे बातें करना, गेम्स खेलना, गाने सुनना, ठीक है, सेंसेस को स्टिमुलेट करना, पर्टिकुलरली साइट्स को, टच को, ये सारी चीज़ें देखना यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अनुसार चिल्ड्रन को यहाँ पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन तक पहुँचने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग अर्ली लैंग्वेजेस, एमिग्रेंट लिटरेसी, न्यूमरेसी जैसी सारी बातों को सिखाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी बच्चे के ना केवल फिजिकल चीज़ों में डेवलपमेंट ला रही है, बल्कि उसके कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है। थ्रू एंगेजिंग एंड एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ चिल्ड्रंस को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें, लर्न कर सकें और डेवलप कर सकें एसेंशियल स्किल्स को, जो भी एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। राइट, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, बेसिकली जो हमारी रिसर्च बोलती है कि भाई किसी भी ह्यूमन का जो 75% ब्रेन है वो विद इन फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवाना, गाइडेंस देना, केयर गिविंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, ताकि बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा सकें, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट करना, बल्कि कलर आइडेंटिफाई करवाना, उनके नाम याद रखवाना, फ्लैश कार्ड्स का यहाँ पर यूज़ करना, और भी दूसरी चीज़ें, कप्स, बॉटल्स, ऑब्जेक्ट्स, फैब्रिक स्क्रैप्स जैसी चीज़ों का यूज़ करके बच्चों को एक अलग अलग टास्क में इन्वॉल्व करना, डोज बनवाना, मिरर एक्टिविटीज़ करवाना, सो दैट दे कैन इंगेज, देयर कॉग्निटिव बिहेवियर कैन बी इम्प्रूव्ड। और इसी के साथ अगर किसी बच्चे में हमें डेवलपमेंटल डिलेज देखने मिल रहे हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम इसी पर्टिकुलर सेक्टर में किया जाना है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं WHO डिफाइंस पैथोजन दैट ट्रांसमिट थ्रू एयर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया टर्म विच इज़ द इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स, जिसको नाम दिया जा रहा है IRPS, ताकि डिस्क्राइब किया जा सके उन पैथोजेंस को जो कि एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ये डिसीजन कहीं ना कहीं यहाँ पर आया है जब लैक हमें देखने मिला एक कॉमन टेक्नोलॉजी का, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक,
ऐसे में जो ट्रांसमिशन है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। WHO ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया है अपने मल्टीपल स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, जहाँ पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन एफर्ट्स जो थे पैथोजन ट्रांसमिशन को कम करने के लिए, वो हमें मिसिंग देखने के लिए मिले। बात करें अगर हम पैथोजेंस जिनको ट्रांसमिशन मेथड में कवर किया गया है, तो IRPS इंक्लूड करता है पैथोजेंस जो कि कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, MERS, सार्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। WHO ने एम्फोसाइज किया है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इन्फेक्ट होता है रेस्पिरेटरी पैथोजन से, तो दे कैन एक्सपेल इन्फेक्शन पार्टिकल्स कंटेनिंग द पैथोजेंस थ्रू द ब्रीदिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, स्पिटिंग, कफिंग और इवन स्नीजिंग। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक स्पेक्ट्रम एक्साइज की बात की जा रही है, जो कि प्रीवियस जो डाइकोथॉमी थी हमारी एरोजोल एंड ड्रॉपलेट्स की, उसको यहाँ पर दूर कर देता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि पैथोजेंस यहाँ पर क्या होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पैथोजेंस की बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पैरासाइट्स भी इसका पार्ट बनते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति में यहाँ पर डिसीज क्रिएट कर सकते हैं इन देयर होस्ट ऑर्गेनिजम्स। आगे अगर हम बात करें, ये जो डिसीज़ हैं ये कहीं ना कहीं एजेंट्स के द्वारा होती हैं, इनफैक्ट ह्यूमंस के द्वारा हो सकती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और इवन दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा भी देखने के लिए मिलती हैं। पैथोजेंस टिपिकली अगर हम बात करें तो ये इन्वेड करते हैं होस्ट बॉडी में, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप को इंटरफेयर करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के साथ, और इसी के कारण एक जो डेवलपमेंट और इलनेस और इन्फेक्शंस हैं वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें अलग अलग पैथोजेंस के बारे में, तो बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत सारी डिसीजेस कर सकता है, जैसे स्ट्रेप थ्रोट, ट्यूबरकुलोसिस, फूड पॉइजनिंग एट्सेट्रा। कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी वजह से दूसरे भी डिसफंक्शन हो सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें यहाँ पर वायरस की, तो वायरस माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है दैट रिक्वायर अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। दे कैन कॉज इलनेस, जो कि यहाँ पर अलग अलग कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या मोर सीवियर डिसीजेज जैसे HIV, एड्स, कोविड-19 हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई अपने आप में एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके अंतर्गत ईस्ट आ जाते हैं, मोल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस यूजुअली देखने के लिए मिलते हैं। इसके कारण आप देखेंगे रिंगवॉर्म, कैंडियासिस, जिसे हम ईस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, एथलीट फुट जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। वहीं अगर हम बात करें पैरासाइट्स के बारे में, तो ये ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे पैरासाइट इन्फेक्शियस की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ, हेलमिनेथ जिसे हम वॉर्म्स बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट लाइक टिकल, लीस, ये इसका पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाता है। इसके अंतर्गत मलेरिया भी आपको देखने मिल जाएगा, इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शंस भी हमें इसका पार्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें प्रायोन्स की, तो ये भी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स है जो कि किसी भी तरीके का एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सच एज क्रूज़िप जेकोब डिसीज़ जिसे हम CJD के नाम से जानते हैं। ह्यूमंस में होता है स्क्रैपी जो कि शीप्स में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही बोविंग स्पोंगी वायरस जो कि जिसे हम मैड काउ डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, जो कैटल्स में देखने के लिए मिलता है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द इंडिया चाइना रिलेशन, एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट किया जा सकता है ताकि एक इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन देखने के लिए मिल सके। What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे डायरेक्टली pragyapande@rawsacademy.in पर मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.